खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम, आपके जरूरत की खबर। सुनो एक मिनट जी। राजनाथ जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नवीन गोयल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डी शर्मा को जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी मेरे मां भाई हैं, सरस्वती की इस पावन धरा पर हम माननीय रक्षा मंत्री जी का यहाँ पर पहुँचने पर पेवा की सारी जनता, सारी सरदारी एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय श्री नवीन जिंदल जी का, हमारे महबूब नेताओं का स्वागत करें सम्मानित मंच का। और अब मैं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री जय भगवान शर्मा जी और हमारे युवा दिनों की धड़कन रूबल शर्मा जी, विंकल शर्मा जी, माननीय हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का पगड़ी, शाल और स्मृति चिन्ह देकर के पेवा की इस तीर्थ नगरी पर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और आप लोग भी जोरदार तालियों के साथ ताल में ताल मिलाते हुए हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये मां सरस्वती की पावन धरा और ऐसे महान नेता आज हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए, हमें और जोश देने के लिए, हमें जीत का मंत्र देने के लिए हमारे बीच में आए हैं। हम इन पेवा नगरी सभी महानुभाव का, सम्मानित मंच का यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे मंडल के मंत्री साधु सिंह जी, मंडल प्रधान सुखबीर सैनी जी व चरणजीत गर्ग जी, वो माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल जी को पगड़ी भेंट करके उनका सम्मान करेंगे। हमारे जय सिंह पाल जी, साधु सिंह जी, राकेश पुरोहित जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री जय भगवान शर्मा जी का पगड़ी देकर के सम्मान करेंगे। जोरदार तालियों के साथ आपकी इतनी हाजिरी ये पेवा ने ली अंगड़ाई है। और हमारे मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में सिख समाज की तरफ से हमारे मनदीप विर्क जी, तरण वड़ैच जी, हरदीप सिंह जी विर्क, नरभैर सिंह जी, साधु सिंह जी, हमारे रक्षा मंत्री जी का स्वागत करेंगे सिरोपा और तलवार भेंट करके। अवनीत वड़ैच जी, डॉक्टर साहब हमारे, और आप सभी साथी जोरदार तालियों के साथ और कश्यप समाज के तरफ से हमारे बलविंदर सिंह जी, लाभ सिंह जी, जिले सिंह जी, जीतराम जी, बलजीत सिंह जी, सरपंच प्रिंस जी, वो भी आकर के हमारे रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। और मैं जो व्यवस्था देख रहे हैं टेंट के, हमारे साथियों से कहूंगा कि ये साइड वाले जो पर्दे हैं ये आप उठा दें, क्योंकि बहुत से साथी हमारे आए दूसरी साइड में खड़े हैं। वो भी सतीश गौतम जी, ब्राह्मण समाज की तरफ से हमारे परसाराम जी, सुरेश शर्मा जी, ये भी सभी सम्मानित साथी आए। हमारे ऐसी समाज की तरफ से हमारे विशाल सोता जी, हमारी बहन चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, धर्मपाल जी हमारे चेयरमैन रहे, तो वो भी आकर के हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं। और सभी साथी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से, साथियों मां सरस्वती की पावन धरा पर कभी कभी अवसर मिलता है ऐसी महान हस्ती का दर्शन करने के लिए और उनसे प्रेरणा लेने के लिए। ये बहादुर की पेवा की बहादुर जनता आज आदरणीय हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करने के लिए आई है। सुबह से इस गर्मी के अंदर आप बड़ी मुशक्कत के साथ यहां पर बैठे हैं। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आदरणीय हमारे लोकप्रिय
लोकसभा मेंबर हमारे आदरणीय नवीन जिंदल जी से आग्रह करूंगा वो आए और आए हुई इस पेवा की सरदारी को जन जन को हमारे आदरणीय प्रत्याशी टीडी शर्मा जी के लिए वोट की अपील करें। एक बार जोरदार ताली चाहिए नवीन जी को। जय श्री राम। जय सिया राम। सर्वप्रथम मैं पेहुआ की पावन धरा पर मां सरस्वती को नमन करता हूं। साथियों, विश्व का धर्म क्षेत्र, मेरा कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से मैं आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजाकर के हम इनका स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर। साथियों, इन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी को मजबूत किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश का विकास किया। आपने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को नई दिशा दी थी और आज राजनाथ सिंह जी हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में देश की सैन्य व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। और आज इनके ओजस्वी और तेजस्वी भाषण से ये हम सभी लोगों के बीच में, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश बढ़ने का काम करेंगे। मैं इनका यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे नेतागणों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे बड़े भाई और यहाँ से हमारे बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार भाई जय भगवान शर्मा जी को बहुत बहुत एक भारी जीत की शुभकामनाएं भी देता हूं। एक बार जोरदार ताली भी जाकर हम इनको हौसला अफजाई करें। और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, पत्रकार छाया बंधुओं, मैं आप सभी का यहाँ पर इस जन आशीर्वाद रैली में आने पर सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं बताना चाहता हूं हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी को कि हरियाणा के लोग उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। करते होते पर हाथ खड़े करके बताओ सारे के सारे। और ये मेरे चुनाव में, ये कैथल जिले के अंदर मेरे चुनाव में आकर इन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि मेरी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से जीत हो। इसके लिए मैं इनका आभारी हूं। और सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने संकल्प किया है कि मैं कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अंदर मैं बहुत विकास करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर भारत के सबसे अच्छे नहीं बल्कि दुनिया के 2 सबसे अच्छे कौशल विकास केंद्र बनाना चाहता हूँ और बहुत कुछ करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत ताकत की आवश्यकता है और टीम की आवश्यकता है। और आप सब जानते हैं कि मेरी ताकत, हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारी ताकत है आप लोगों का आशीर्वाद। तो आज हम आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आपका आशीर्वाद मिलेगा, हमारी टीम मजबूत होगी। जब यहाँ से भाई जय भगवान शर्मा जी यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे तो मेरी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। हम दोनों भाई मिलकर हम पेवा के विकास के लिए, हरियाणा के विकास के लिए हम काम करेंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के पास एक विजन है, एक मिशन है और उसको पूरा करने के लिए मजबूत इरादे हैं। आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने हरियाणा की बागडोर एक पिछड़े समाज के, गरीब घर के, किसान के बेटे जो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे, उनके हाथों में हरियाणा की बागडोर दी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के हाथों में, जो कि अब लगे हुए हैं कि किस तरह से हरियाणा में हर वर्ग का विकास हो। और साथियों, आप जानते हो कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। हरियाणा के 57 साल के इतिहास के अंदर 55 साल जिसकी सरकार केंद्र में, उसी की सरकार हरियाणा में। तो ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के हर वर्ग के इसका विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे विश्वास है कि इस बार भी हरियाणा की जागरूक जनता 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगे कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दूसरी बार नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे।
अब साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अब ये चुनाव खाली जय भगवान शर्मा जी का नहीं है। और मेरे से भी पूछ रहे थे, मेरे से रक्षा मंत्री जी पूछ रहे थे, बोले डीडी का क्या मतलब है। जय भगवान जी, मैं बोलूँ कि डीडी का जी बहुत मतलब है। डीडी से कोई इनको बोलता है दिलदार है, कोई बोलता है दबंग है, कोई बोलता है धाकड़ है। तो वो इसलिए जो है जय भगवान शर्मा जी ने सभी के दिल के ऊपर हमारे छाए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि अब ये चुनाव जय भगवान शर्मा जी का नहीं है, ये चुनाव है नवीन जिंदल का, ये चुनाव है नायब सैनी जी का, ये चुनाव है राजनाथ सिंह जी का, ये चुनाव है नरेंद्र मोदी जी का। और यहाँ पर बैठे हुए हजारों की संख्या में मेरे भाई बहन, मेरी बहनें, सभी का ये चुनाव है। और हाथ खड़े करके अपना आशीर्वाद हम जय भगवान जी को दें। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इस जन सैलाब को देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से जय भगवान शर्मा जी बहुत भारी मतों से जीतेंगे। और आज की सक्सेसफुल कामयाब रैली की मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अंत में एक बार जोरदार जयनाद करना है। रेडी, जोरदार, ताकि राजनाथ सिंह जी को, हमारे रक्षा मंत्री को लगे कि हरियाणा के जवान बहुत मजबूत हैं। भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद एमपी साहब। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री जय भगवान शर्मा डीडी जी से, वो आए और अपना संबोधन आए हुए हमारे सभी महानुभावों को दें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की बहुत ही आदर और मान के योग जिन्होंने यूपी के अंदर मुलायम सिंह का टायर खत्म किया, जिन्होंने यूपी के अंदर वीर बहादुर सिंह का टायर खत्म किया, जिन्होंने यूपी के अंदर मायावती का टेरर खत्म किया, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारतीय जनता पार्टी को यूपी के अंदर स्थापित कर पहली बार उस कुर्सी पर बैठकर, और जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर त्यागी और तपस्वी भीष्म पितामह, जिस तरीके से साथियों स्वर्गीय देवीलाल ने अपने सिर का ताज विश्वनाथ प्रताप सिंह के रख दिया था, उसी तरीके से बनना तो राजनाथ सिंह जी ने प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन मोदी जी को बुलाकर जिन्होंने अपना त्याग और तपस्वी ताज मोदी जी को रखने वाले आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो रक्षा मंत्री होते हुए, गृह मंत्री होते हुए, जिन्होंने अपने समाज के साथ साथ छत्ती बरादरी का भला किया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आसमान पर पहुंचाया, जिन्होंने 2014 के अंदर मेरे को टिकट दिवाया और 2014 के अंदर मेरी बेटी, आपकी भतीजी, उसकी रिंग सेरेमनी में आकर मुझे जो राजनीतिक ताकत दी, आज पेवा की इस पावन धरती पर पहुंचने पर मैं आपकी तरफ से, माननीय नवीन जिंदल जी की तरफ से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, इनको जी आए कहता हूं। आदरणीय मंच और पेवाल का की बहादुर जनता, मैं माननीय नवीन जिंदल और राजनाथ सिंह जी के बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा। देखिए 40 साल से मैं राजनीति का शिकार होता आ गया, हर आदमी कोई न कोई फायदा उठा गया, लेकिन इस बार मुझे टाइम या तो पहले बाबूजी ने भेजा था, इस बार फिर मैं आपके बीच में शीर्ष नेतृत्व द्वारा भेज कर आया हूं। यदि इस बार भी आपने कोई उन्नीस की बात कर दी तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, आप लोगों ने बचाना है। यदि आप ये समझते हैं कि रोहतक की बजाय कुरुक्षेत्र का सीएम बने, बैकवर्ड क्लास का सीएम बने, डीडी शर्मा विधायक बने, तो एक एक वोट मुझे दिलवाना भी। मैं आज मौस का दिन है, नीची गर्दन करके आपसे झोली पसार के, क्योंकि एक मेरे जैसे ब्राह्मण को एक वोट का पाना 1000 गवों का पुण्य है, फलियां की फलियां है। आपके हाथ में मेरी जिंदगी है,
क्योंकि 40 साल के अंदर हर आदमी राजनीति में फायदा उठा गया। मैं तो आपके भरोसे हूं, मुझे मारो चाहे बचाओ, मैं भारतीय जनता पार्टी का डंका यहाँ के साथ साथ पंजाब में भी लहराना चाहता हूँ। यदि आपने इस सीट को भारी बहुमत से जिता दिया तो पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और जब नायब सैनी सीएम बनेगा, पेवाल का सुपर सीएम बनेगा। आपके एक एक काम कराऊंगा, आपके हकों की लड़ाई लड़ूंगा, पेवे को पेवे का दर्जा दिलाऊंगा। आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस पर इतनी भारी भीड़ में आकर जो मेरे ऊपर, जो पार्टी के ऊपर एहसान चढ़ाया, इसके लिए मैं, मेरी पार्टी, मेरा परिवार, मेरे समर्थक आपके सदा ऋणी रहेंगे। बोलो भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय श्री डी शर्मा जी, जिन्होंने जोश भर दिया। और मैं अब आमंत्रित करता हूं, जिनका सुबह से आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, माननीय देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को, जो पेवा के जन जन के अंदर बसते हैं। पेवा की नगरी में आपका स्वागत है। आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय बोलिए भारत माता की। शर्मा जी आप बैठ जाइए, जनता ने मन बना लिया है कि आपको विधायक बनाकर इस बार भेजेंगे लोग। बैठ जाइए, बैठिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान डीडी जी शर्मा, जिन्हें बहुत प्यार से लोग डीडी कहकर पुकारते हैं, और यहाँ के लोकप्रिय सांसद जो भारत की संसद में बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाते हैं, ऐसे श्री नवीन जी जिंदल, राघव लखनपाल जी, पूर्व सांसद सहारनपुर उत्तर प्रदेश, प्रभारी, जिला प्रभारी कुरुक्षेत्र श्री राजकुमार जी सैनी, चुनाव प्रभारी श्री मनजीत सिंह जी, ये प्रवासी प्रभारी पिहोआ विधानसभा, श्री जय सिंह जी पहल, श्री राम किशन दुआ जी, नाम बहुत है, बाद में सब लोगों ने नाम ले लिया है। बहनों भाइयों मुझे क्षमा करेंगे। यहाँ मौजूद मेरे सभी सभी मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए इस क्षेत्र में मैं आया था और आप लोगों से हमने अपील की थी कि नवीन जिंदल को भारी मतों से विजय दिलाकर आप भारत की संसद में भेजें, और आप लोगों ने भेजा है। बहनों भाइयों, आपने मेरा भी मान सम्मान रखा है, केवल नवीन जिंदल का ही मान सम्मान नहीं रखा है, मेरा भी मान सम्मान रखा है। जब मैं इस मंच पर आ रहा था तो मैं देख रहा था वहां से गाने चल रहे थे। मैंने पूछा कि इतना बढ़िया गाने वाला यह कौन है, तो नवीन जिंदल जी ने बतलाया कि वह अमित सैनी है। तो अमित सैनी, हमारी तरफ से भी अभिनंदन है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं आप सबको। ऐसे ही लोगों की हौसला अफजाई आप करते रहिए। मेरे बहनों भाइयों, आप लंबे समय से चुनावी राजनीति हरियाणा में देख रहे हैं और देश की भी चुनावी राजनीति से आप अच्छी तरह परिचित हैं। आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव का समय आता है, सारी राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के वादे करती हैं और तरह तरह के वादे करके लोगों को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करती हैं। मैं समझता हूं कि हरियाणा के लोगों को शायद यह बात किसी भी सूरत में पसंद नहीं होगी। राजनीतिक पार्टियों को वही कहना चाहिए जो कि वह कर सके। कांग्रेस का इतिहास उठाकर देखिए मेरे बहनों भाइयों, बराबर जनता की आंखों में धूल झोंक कर उन्होंने राजनीति की है और अपनी सरकारें बनाई है। मैं बहुत पीछे नहीं ले जाना चाहता हूं, अभी हाल में ही
जम्मू कश्मीर का जो चुनाव संपन्न हुआ है उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों का समझौता है और दोनों ने यह कहा, कांग्रेस ने भी कहा हमारी सरकार आ जाएगी तो धारा 370 जो मोदी जी की सरकार ने समाप्त किया है हम उसको बहाल कर देंगे। बहनों भाइयों, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता जो नेता है वह जनता से इतना सरासर झूठ बोलकर वह राजनीति करेगा, क्योंकि आप जानते हैं धारा 370 लगाने का काम, धारा 370 हटाने का काम यदि कोई कर सकता है तो राज्य सरकार नहीं कर सकती है, बल्कि केवल और केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। लेकिन जनता से उन्होंने झूठ बोला और जनता के बीच झूठ फैलाकर बराबर कांग्रेस पार्टी ने जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश की है और अपनी सरकारें उन्होंने बनाई है। आपने हाल में ही देखा होगा कि हमारे सेना के बहादुर जवानों के ऊपर भी ये उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि अग्निवीर के जो जवान हैं उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। देश के रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारत ही नहीं, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, कई ऐसे देश हैं जहां पर 2 साल, 3 साल, 4 साल की सेवाएं देने के लिए वहां के नौजवान सेना में भर्ती होते हैं, क्योंकि सीना पर लड़ने वाले ऐसे जवान चाहिए जो पूरी दमखम और ताकत के साथ दुश्मन से लड़ सकें। लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह कांग्रेस के लोग जो गुमराह कर रहे हैं, मेरे बहने भाइयों, अग्निवीर के जो जवान हैं उनको रिटायर होने के बाद सेवा का अवसर मिलकर रहेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं। राजनीतिक पार्टियों की यह जिम्मेदारी बनती है हर मुद्दे पर वह राजनीति करें, तरह तरह के जनता को आश्वासन दें, लेकिन कम से कम सेना के सवाल पर सारे देश को एकजुट होना चाहिए। मेरे बहनों भाई, मैं याद दिलाना चाहता हूं श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस समय विजय हासिल की थी 1971 में, तो उस समय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में उनकी तारीफ की थी। विपक्ष ऐसा होना चाहिए सकारात्मक राजनीति करने वाला, लेकिन यहां पर चाहे जो भी हो, मोदी जी चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों न कर रहे हो, उसका हमको विरोध करना चाहिए। अनाप शनाप की बातें फैलाकर लोगों के अंदर भ्रम पैदा करके ये जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। इनका यही ध्येय है, पहले जनता को लूटो, फिर उसके बाद अपना घर भरो और फिर अपनों का घर भरो, जो हमारे साथी सहयोगी हैं उनका घर भरो। यही जो है कांग्रेस की नीति रही है। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में इन्होंने अफवाह फैला दी और यह कहा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बन जाएगी तो भारत के संविधान में परिवर्तन कर देंगे, भारत का संविधान बदल देंगे और साथ ही आरक्षण की व्यवस्था को भी समाप्त कर देंगे। यह झूठ, सरासर झूठ जनता के बीच उन्होंने फैलाने की कोशिश की है बहनों भाइयों, जबकि सच्चाई यह है कि संविधान में 42वां संशोधन करके संविधान की आत्मा को भारत में कुचलने का काम किसी राजनीतिक पार्टी ने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है। संविधान की आत्मा को इन्होंने कुचला है और जनता से सरासर झूठ बोलकर। कम से कम सार्वजनिक जीवन में थोड़ी बहुत हया तो होनी चाहिए बहनों भाइयों। बिना लोक लाज के न तो परिवार चलता है, न बिना लोक लाज के देश चलता है। लेकिन यह सब सारे लोग अपना लोक लाज खो चुके हैं। इनकी सरकार रही है, आपने देखा होगा किसानों की जमीनों पर किसने पंजा मारा था? एक दामाद जी थे, उन्होंने किसानों की जमीन पर पंजा मारा था। भारतीय जनता पार्टी का किसी रिश्तेदार नहीं था जो कि हरियाणा के किसानों की जमीन पर कब्जा करने की उसने कोशिश की होगी। जब इनकी सरकार रही है, खर्ची पर्ची का खेल यहां से लेकर दिल्ली तक बराबर चलता है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं, आपने पिछले 10 सालों में हमारी सरकार को काम करते हुए देखा है और आगे भी मैं यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, जो भी नियुक्तियां अब तक हुई हैं बिना खर्ची पर्ची के हुई हैं, आगे भी जो हरियाणा में नौजवानों की नियुक्ति होगी वह बिना खर्ची पर्ची के होगी बहनों भाई।
किसी मुख्यमंत्री के शासनकाल में भ्रष्टाचार का यदि गंभीर मामला यदि संज्ञान में आ जाता है तो हमारी पार्टी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में भी रंच मात्र संकोच नहीं करती। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, बहनों भाइयों, आप सबका समर्थन मिलना चाहिए। अब आप कल्पना कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हमारे सेना के जवान करते हैं पाकिस्तान में घुसकर, और उस पर भी कांग्रेस के लोग सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, ये क्या कर रहे हैं लोग? देश के सेना के जवानों के ऊपर भी ये सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। हमारे सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत के अंदर वह कुवत है कि वह सीमा के इस पार भी मार सकता है, और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत की कुवत है। जनता के सिपाहसालार बनते हैं, जनता के हितैषी बनते हैं। एक आंकड़ा मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार यहां पर रही है, उन्होंने हरियाणा राज्य को केवल 21,564 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि 2014 से लेकर 2024 तक हमारी सरकार ने हरियाणा को 78,345 करोड़ दिया है। बहनों भाइयों, 2.5 करोड़ से अधिक दिया है। यह कैसे आकर कहते हैं कि हम हरियाणा को बनाना चाहते हैं, हरियाणा की गरीबी दूर करना चाहते हैं, हरियाणा की बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं? बराबर झूठ बोलते हैं। मैं इन लोगों को सुझाव देना चाहता हूं, कांग्रेस के दोस्तों, बहुत हिंदुस्तान की जनता को आपने छल लिया। अब यह सिलसिला बंद होना चाहिए। राजनीति यदि करनी है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो। हिम्मत है, कलेजा है तो जनता की आंखों में आंख डाल के राजनीति करो। लेकिन इनके अंदर वह कुवत नहीं है। बहनों भाइयों, देश के विकास का जहां तक प्रश्न है, आप सबको अच्छी तरह मालूम है। जब हमारी 2014 में सरकार बनी थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन मोदी जी ने करिश्मा कर दिया मेरे बहनों भाइयों, कि जो भारत 2014-15 में दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकॉनमी के साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह आज के 2.5-3 साल पहले जंप लेकर हमारा भारत दुनिया के देशों में अब 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं इस बात का दावा कर रही हैं, जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि 2027 आते आते यानी 2.5 वर्ष के बाद हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, एक अमेरिका होगा, एक चाइना होगा, और उसके बाद तीसरा कोई देश होगा तो भारत होगा। ऐसा काम किसने किया? दुनिया के देशों में भी यदि संघर्ष होता है, लड़ाई होती है, दुनिया के देशों की नजर यदि कहीं पर जाती है तो भारत की तरफ जाती है। मेरे बहनों भाई, आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन का जब युद्ध प्रारंभ हुआ था, बहुत सारे हमारे बच्चे जो कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करते थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे, मैनेजमेंट की पढ़ाई करते थे, जब उन्होंने देखा कि रूस की तरफ से बम, तोप, गोले, मिसाइल चल रही हैं और यूक्रेन की तरफ से भी बम, तोप, गोले, मिसाइल चल रही हैं, तब उन लोगों ने कहा मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से, कि मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई हो या ना हो, वो बर्बाद हो जाए, उसकी हमें चिंता नहीं है, उनकी जिंदगी बचनी चाहिए, उनको लेकर यूक्रेन से आप भारत आइए और हमारे हवाले कीजिए। बहनों भाइयों, कोई आसान काम नहीं था। प्रधानमंत्री ने चटपट टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, जेलेंस्की के
जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनसे बात की। और आपने देखा होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 से अधिक बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। आज यह है भारत की ताकत, आज यह है भारत की ताकत। भारत लगातार, आपने देखा होगा कि हमारा चंद्रयान चंद्रमा तक पहुंच गया। दुनिया का पहला देश भारत है बहनों भाइयों, जो कि अपना चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारने में कामयाबी हासिल की है। यह दुनिया का पहला देश है। इस तरीके से लगातार भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं बहनों भाइयों, आप सबका भरपूर समर्थन यहां भी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। यह हमारी आप सभी लोगों से अपील है। भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, बातें बहुत सारी हैं, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा, मैं क्या करूं, लाचारी व्यक्त की, मैं क्या करूं, दिल्ली से मैं 100 पैसा नीचे भेजता हूं, लेकिन लोगों तक पहुंचते पहुंचते 14 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है और 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। बहनों भाइयों, राजीव गांधी जी जिस काम को नहीं कर पाए, उस काम को करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखा दिया। मेरे बहनों भाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आपने देखा होगा, दिल्ली के बैंक से जो 6,000 रुपया चलता है, 6,000 का 6,000 रुपया मेरे बहनों भाइयों आपके बैंक के खाते में पहुंचता है, 1 पैसा भी इधर उधर नहीं होने पाता है। यह है भारत की कुवत। कांग्रेस की सरकारें जहां भी हैं, मैं दूर नहीं ले जाऊंगा, हिमाचल में देखिए, चुनाव चल रहा था, इन्होंने कहा कि हम 1 पेंशन स्कीम लागू करेंगे, नहीं कर पाए। तरह तरह के आश्वासन दिए, 1,500 रुपया सभी को देंगे, नहीं दे पाए महिलाओं को, वह भी नहीं कर पाए। कर्नाटक के कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कोई मां का लाल है तो बतला दे, भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री के दामन पर कोई भी भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, कोई बता दे। अब राहुल गांधी जी कहते हैं हमारे कार्यकर्ता टाइगर हैं, लायन हैं, चीता हैं, शेर हैं। बहनों भाइयों, चीता शेर जो होता है बड़ा हिंसक होता है, कोई भी आगे दिखाई दे जाता है तो उस पर आक्रमण कर देता है। क्या आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह टाइगर हो? क्या आप चाहते हैं कि वह भी लायन हो, शेर हो? बहनों भाइयों, हम अपने कार्यकर्ताओं को ना तो टाइगर बनाना चाहते हैं, ना लायन बनाना चाहते हैं। हम तो अपने भारतीय जनता पार्टी को, कार्यकर्ताओं को एक सेवक के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, ताकि समाज के अंदर वह सेवक की भूमिका निभा सके। बहनों भाइयों, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन थोड़ा सा आज मामला कुछ गड़बड़ हुआ है, इस कारण मैं नहीं बोल पा रहा हूं। यह सब बतला दिया है आपने डीडी जी, यह सब जो चीजें हैं उसको बतला दिया है, घोषणा पत्र में जो है वो बतला दिया है, घोषणा पत्र में बतला दिया है सर, घोषणा पत्र में जो है तो बतला दिया है ना? नहीं बतलाया, किसी नहीं बतलाया। बहनों भाइयों, आप भी ध्यान से सुन लीजिए, मैं समझा कि इसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। हम लोगों ने तय किया है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार आने के बाद सभी महिलाओं को 2100 रुपया प्रति माह लाडो लक्ष्मी योजना के तरफ मुहैया कराया जाएगा। प्रत्येक परिवार का 10 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। लेकिन यदि कोई 70 साल से ऊपर का है, आपके घर में 10 लाख का तो ये मुहैया कराया जाएगा मदद, लेकिन घर में यदि कोई 70 साल से ऊपर का है तो उसको अलग से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी मेरे बहनों। और हमारी माताओं बहनों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। 2 लाख नौजवानों को बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में, गांवों में और कॉलेज जाने वाली हर छात्रा को स्कूटर या स्कूटी हमारी सरकार देगी।
पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख का ऋण भी हम मुहैया कराएंगे मेरे बहनों भाइयों। और भिन्न भिन्न बिरादरियों के लिए अलग अलग कल्याण बोर्ड भी 36 कल्याण बोर्ड बनाने का फैसला हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, आपका भरपूर समर्थन मिलना चाहिए हमारे शर्मा जी को। मैं देख रहा था जब ये बोल रहे थे, तो शर्मा जी को भगवान ने बनाया भी खूब है। यदि मान लीजिए आपके हितों के साथ कोई खिलवाड़ करता है, आपके साथ इधर उधर कोई हरकत करने की यदि कोशिश करता है, तो परमात्मा ने डीडी शर्मा जी को ऐसा बनाया है कि 2-2 हाथ करने की जरूरत हुई तो हमारे डीडी शर्मा उसमें भी पीछे नहीं है। और बहनों भाइयों, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि नवीन जिंदल जी जैसा सांसद आपको मिला है और डीडी शर्मा जी जैसा एक विधायक आपको मिलने जा रहा है। बहनों भाइयों, मैं ये कहूंगा, अपनी झोली खोल दीजिए और इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली लबालब मेरे बहनों भाइयों भर दीजिए। यही मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।